अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। देखिए, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज़ का, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम होता है। अगर यही इन्फेक्शन इंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम हो जाए सॉफ्ट टिश्यूज़ का, तो उसको हम प्री सेप्टल सेलुलाइटिस कहते होते हैं। जबकि ये पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ठीक है, ये माइल्ड सा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अब देखिए इसकी इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं हम। इटियोलॉजी क्या है, ये कहाँ से आता है। इटियोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले ये प्री सेप्टल सेलुलाइटिस जो है वो हो सकता है जी, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस, उससे स्प्रेड कर गया इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है जी, साइनोसाइटिस, जो कि प्री सेप्टल की भी काज था और ऑर्बिटल की भी काज है। ठीक है, साइनोसाइटिस यानी कि पैरानेजल साइनसिस का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करके आ गया। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है जी, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस एज इट इज़ हो सकता है। ठीक है, चौथी एक्यूट होडियोलम। एक्यूट होडियोलम, होडियोलम आपको पता है कि आईलिड का एक इन्फेक्शन होता है जो कि स्प्रेड कर सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है ऑर्बिटल सेप्टम के अंदर, पोस्टीरियर ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज़ में। ठीक है, तो इसको हम फिर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये डेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, इधर लिख लेते हैं जी, डेंटल इन्फेक्शन। ठीक है, डेंटल इन्फेक्शन, उसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी कि पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई आई बाल के अंदर, जो ऐसे आई के अंदर चली जाने वाली इंजरीज होती हैं ना, जैसे सुई वगैरह से लग गई या किसी ऐसी लकड़ी वगैरह से लग गई जो कि अंदर चली गई आई के अंदर, आई बाल के, तो उससे हो सकता है ये ब्लो आउट फ्रैक्चर हो सकता है आई बाल का। ब्लो आउट फ्रैक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रॉमा में होता है, नीचे वाली आई बाल की जो होती है ना सेप्टम की, इंफीरियर वाल ऑर्बिटल सेप्टम की, वो रप्चर हो जाती है इसमें। ठीक है, तो उसकी वजह से सेलुलाइटिस हो सकता है ऑर्बिटल। पोस्ट सर्जिकल ये हो सकता है जी रेटिना की सर्जरी के बाद। उसके अलावा जो है तो लेक्रिमल ऑर्बिटल सर्जरीज के बाद भी ये हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन आ गया अगर सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जिकल। ठीक है, और एंडोप्थेल्माइटिस भी हो सकता है जो कि स्प्रेड करके पेन ऑप्थेल्माइटिस में कन्वर्ट होता है। तो ये इन्फेक्शंस मोस्टली जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो होते हैं जी स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ये 4 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसके क्लिनिकल फीचर्स की। ओके जी, तो अगर बात करें ना हम इसके जो है सिम्टम्स की, यानी क्लिनिकल फीचर्स में 2 चीज़ें आती होती है ना, एक सिम्टम्स आते हैं जो पेशेंट आपको बताएगा, और साइन वो चीज़ें होती हैं जो कि आप एज अ डॉक्टर देखते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या आएंगे, ऑर्बिटल स्वेलिंग होगी। ठीक है, ऑर्बिटल स्वेलिंग, और दूसरी चीज़ क्या होगी, पेन होगा एसोसिएटेड विद मैलेस एंड फीवर। ठीक है, पेन एसोसिएटेड होगा किसके, मैलेस के साथ एंड फीवर के साथ, ये चीज़ें सिम्टम्स में आ जाती हैं। जबकि साइंस क्या होंगे, आई बाल एक तो प्रोप्टोज्ड होगी एक्सेली, ठीक है ना, बाहर निकली होगी, प्रोप्टोसिस हुई होगी। ठीक है, एक्सियली, और उसके अलावा आईलिड का एडिमा होगा और पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखा जाएगा इसमें, और स्किन जो होगी वो रेड वार्म होगी और टेंडर होगी। ठीक है, स्किन कैसी होगी, रेड वार्म एंड टेंडर। उसके अलावा एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं और पेनफुल हो जाती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड एंड पेनफुल, जाहिर है क्योंकि मसल्स को भी तो जो वो इन्वॉल्व करता है ना, इस वजह से स्वेलिंग जाहिर है जहाँ भी होगी तो उसमें पेन होगा ही होगा और मूवमेंट लॉस हो जाएगी मसल्स की। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, वीएन डिक्रीज हो जाएगी, और प्यूपिलरी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एबनॉर्मलिटीज़ आना शुरू हो जाएगी उनके अंदर। ठीक है, अगर इन्वॉल्वमेंट होगी हो ऑर्बिटल एपेक्स की तो होता है ऐसा। ठीक है, और मोस्ट केसेस में हो जाती है एपेक्स की इन्वॉल्वमेंट भी। और फंडस एग्जामिनेशन आपको शो करेगा जी कंजेशन ऑफ रेटिनल मसल्स और डिस्क का एडिमा।
ठीक है, ये इसकी साइंस हो गई। ठीक हो गया। अब जो है तो इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से आप कराते होते हैं? सीधी सीधी बेस लाइन आप कराएंगे पहले, सीपी ब्लड सीपी प्लस ईएसआर कराते हैं आप, और ठीक है दूसरी चीज़ आप कराते हैं जी ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर देखने के लिए ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसके अगेंस्ट फिर आप ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ऑर्बिटल अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं आप, यूएसजी यानी अल्ट्रासाउंड कराते हैं आप। एक्सरेज पैरानेजल साइनसेस की टू रोल आउट द साइनोसाइटिस। ओके, एंड उसके अलावा सीटी आप कराते हैं ऑर्बिट का और साइनसेस का और ब्रेन का। ठीक है, सीटी सीटी मोर अप्रोप्रिएट देन एक्सरे। ठीक है ना, ये ज़्यादा शो करेगा आपको कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं जी? ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया तो ये इससे मज़ीद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो एक तो हो सकती है जी ऑर्बिटल एब्सेस। ठीक है, एब्सेस वो चीज़ होती है ना, आप कहेंगे सेलुलाइटिस में भी इन्फेक्शन है, एब्सेस में भी इन्फेक्शन ही होता है, लेकिन एब्सेस में ये होता है कि देखिए पस जो होती है ना वो एक मतलब डेब्रिस सा बन जाता है पस का। ठीक है, और वो डेब्रिस जो होता है वो बड़ा ही फिर्म होता है और उसके अंदर जो है ना एंटीबायोटिक नहीं जा सकती और ऑर्गेनिज्म उसके अंदर छुप के बैठ जाता है। ठीक है, अब देखिए आप एंटीबायोटिक देते जाएं, अगर सेलुलाइटिस है तो वो तो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन अगर एब्सेस बनी हुई है तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस एब्सेस को ड्रेन करना पड़ता है सर्जिकली। ठीक है ना, सर्जिकली करके उसको ड्रेन करना आउट करना पड़ता है, उसके बाद एंटीबायोटिक देते हैं आप। ठीक है, तो जबकि उसके उलट होता है जी किसमें, खाली सेलुलाइटिस में, उसमें आप खाली एंटीबायोटिक दे देते हैं विदाउट ड्रेनेज एंड इंसिजन। ठीक है, लेकिन उससे आराम हो जाता है। ठीक है पेशेंट को। देखिए कॉम्प्लिकेशन पहले ये थी ऑर्बिटल एब्सेस। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्रेनियल नर्व की पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि नर्व्स भी तो साथ साथ जा रही है, वो इन्वॉल्व हो सकती है। कवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्योंकि कवर्नस साइनस इसके साथ में पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है। ये एब्सेस ब्रेन में भी जा सकती है ज़ाहिर है, क्योंकि आई बॉल्स आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। इवन डेथ भी हो सकती है। ये देखिए ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है ना, ये आई के अंदर चंद एक जो है ना 2-3 किस्म की इमरजेंसीज होती हैं, वरना आई की ओपीडी में आपको कोई इमरजेंसी नहीं मिलेगी। उनमें से एक ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी होता है। इसका मतलब है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ठीक है, और इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, फ़ौरन मैनेज करना, क्योंकि इससे ब्लाइंडनेस फुल हो सकती है और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका क्या है? सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं आप। ठीक है, और ये मिनिमम आप 4 डेज़ के लिए देते हैं, और जो है तो पेशेंट को आप कहते हैं कि ज़रूर ये ले। ठीक है, अगर नहीं लेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस हैं। एनसेड दे देते हैं पेन कंट्रोल के लिए और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि अगर एब्सेस बनी हुई है तो उसको जो है तो ड्रेन आउट किया जाता है।